दोस्तों मिल को पढ़ने के क्रम में हम लोग पार्ट 3 में आ चुके हैं और ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट पार्ट होने वाला है। तो इसमें हम मिल के इससे संबंधी विचार देख लेते हैं। तो मिल ने इससे संबंधी विचार दिए हैं। उनकी एक पुस्तक है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। ये 1869 में बुक आती है और हमने हैरियट टेलर की बात आपसे बताई ही थी कि उससे बहुत ज़्यादा मिल प्रभावित था। तो जो ब्रिटिश परिवार होते थे, ब्रिटिश परिवार, वहाँ पर ऐसा मिल कहता है कि ये ब्रिटिश परिवार ये तानाशाही की प्रथम पाठशाला है। बेसिकली उस समय जब जो ब्रिटिश परिवार थे वहाँ पर विक्टोरियन वैल्यू बहुत ज़्यादा हावी थे। विक्टोरियन वैल्यू क्या होते हैं? तो विक्टोरियन वैल्यू में पॉम्प एंड शो यानी जो दिखावा है उस पर ज़्यादा फोकस होता है, आडंबर पर ज़्यादा फोकस होता है। और ऐसा माना जाता है जो स्त्री है उसकी जो नाप है तो उसका जो मूल्य है उसकी कमर की नाप से मापा जाता था। यानी कि जिस स्त्री की कमर जितनी पतली होगी उसका महत्व उतना ज़्यादा होगा। तो आप जब पुराने जब ज़माने की पिक्चर देखेंगे इंग्लिश मूवी, तो उसमें जो इंग्लिश महिलाएं हैं वो बहुत है ना बहुत ही ऐसे कपड़े पहनती हैं जिसमें उनकी कमर बहुत पतली लगे, है ना, बहुत कसे कपड़े वो पहनती थी जिससे कि उनकी कमर बढ़े न पाए। तो इस प्रकार उनकी जो ब्रिटिश इंग्लिश औरतें थी उनकी कमर के नाप से उनकी मूल्य नापा जाता था। ये थी विक्टोरियन वैल्यू, यहाँ पर लैंगिक असमानता पाई जाती थी और ये रूढ़िगत असमानता इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, स्त्रियों के पढ़ लिख जाने से क्या होगा? मिल का मानना था कि अगर स्त्री पढ़ लिख जाएंगी तो इससे समाज का कल्याण होगा। अगर आज हमारी वर्क फोर्स 50% है, यहाँ पर पुरुष ही पुरुष है, तो जो 50% जो हमारी जनसंख्या है वो उसका जीडीपी में योगदान कुछ नहीं है। तो अगर वो भी जीडीपी में योगदान करने लगे, हमने बहुत सारे एस्टिमेट देखे हैं कि अगर महिलाओं का जो भागीदारी है बढ़ जाए, 50% हो जाए या कि कुछ परसेंट भी बढ़ जाए, तो भारत की जो इकोनॉमी है 1-2 ट्रिलियन से आगे बढ़ जाएगी। तो यही है कि जो महिलाओं का योगदान है वो न केवल अर्थव्यवस्था में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी होना चाहिए। और एक बात मिल कहता है कि अगर महिलाएं पब्लिक स्फीयर में रहेंगी, पब्लिक प्लेस में रहेंगी, तो जो मेन है वो अपने आप को कंट्रोल अच्छी तरह से कर पाएंगे। कंट्रोल इन द सेंस कि उन्हें अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने के लिए थोड़ा सा अच्छा वो वर्क कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ये भी रहता है कि अगर महिलाएं वर्क स्पेस में रहती हैं तो जो पुरुष है वो डिसिप्लिन रहते हैं और काम को अच्छे तरीके से करते हैं। तो यही है इसमें जो स्त्रियों के बारे में। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मुस्लिम महिलाओं की जो स्थिति है वो आज क्यों ऐसी स्थिति उनकी है? क्योंकि उनको अम्बेडकर जैसा महान व्यक्ति नहीं मिल पाया। क्योंकि जब हिंदू कोड बिल आया था तो यहीं से अम्बेडकर जी ने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनका विरोध बहुत ज़्यादा हुआ था। तो 1+ अगर महिलाएं पब्लिक स्फीयर में नहीं है, अगर वो काम नहीं कर रही हैं, तो 1+0 = 1 ही रहेगा। लेकिन अगर महिलाएं भी पब्लिक स्फीयर में है तो 1 और 1 2 होगा। तो यही बात है कि महिलाओं को भी जो मिल है वो पब्लिक स्फीयर में पार्टिसिपेट करने की बात करता है। चलिए देखते हैं इसमें सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, महिलाओं की अधीनता, ये 1869 में बुक आती है। मिल ने तत्कालिक इंग्लैंड के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में बढ़ती जा रही महिला असमानता का विरोध किया क्योंकि महिलाओं के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। मिल ने महिला असमानता को प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक असमानता बताया है जो पितृसत्तात्मक समाज की यानी पैट्रियार्कल समाज की, पैट्रियार्कल सोसाइटी की देन है। परिवार तानाशाही की प्रथम पाठशाला है, मिल ऐसा बोलता है। महिला समानता से जन सम्मान की मानसिक क्षमताएं दुगनी हो जाएंगी। इससे ज़्यादा डॉक्टर, ज़्यादा इंजीनियर, ज़्यादा शिक्षक मिलेंगे, जिससे कुल प्रसन्नता कई गुना बढ़ जाएगी। वही जो बेंथम बोलता है ना कि इससे हैप्पीनेस बढ़ जाएगी, तो कुल प्रसन्नता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यही उपयोगितावाद का आधार है। महिला समानता से समतावादी परिवार पनपेंगे जिनमें समाज में लोकतांत्रिक गुणों का विकास होगा। मिल के अनुसार पुरुष महिलाओं की बौद्धिक एवं नैतिक क्षमता में कोई भेद नहीं होता है। पुरुष और महिलाओं की जो नैतिक और बौद्धिक क्षमता है उसमें कोई ज़्यादा भेद नहीं होता है। अतः सार्वजनिक जीवन में दोनों की सहभागिता समान रूप से होनी चाहिए। स्त्री व पुरुष हेतु समान कार्य हेतु समान वेतन का समर्थन किया है। संसद सदस्य के रूप में मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी बिल का समर्थन किया।
मिल ने महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया। लैंगिक समानता के मिल के विचार बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसका समर्थन किया है। तो मिल के जो विचार थे लैंगिक समानता से रिलेटेड, इसका जो समर्थन है बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। स्त्री अपनी मुक्ति पुरुष के सहयोग के बिना हासिल नहीं कर सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, स्त्री अपनी मुक्ति पुरुष के सहयोग के बिना हासिल नहीं कर सकती है। फिर मिल ने 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्त्रियों की समानता का समर्थन किया है। पहला मताधिकार, दूसरा शिक्षा, तीसरा नौकरी में समान अवसर। मताधिकार, शिक्षा और संपत्ति में समान अवसर। सुजान मुलर ओकिन, मिल की दृष्टि मध्यम वर्गीय स्थिति तक सीमित है। सुजान मुलर ओकिन ये रेडिकल फेमिनिस्ट हैं। ये क्या कहती हैं कि मिल की दृष्टि मध्यम वर्गीय स्थिति तक सीमित है। अब हम लोग मिल के उपयोगितावाद को पढ़ेंगे। उपयोगितावाद में जो संशोधन किया था मिल ने, जहाँ पर हमने देखा था कि हैरियट टेलर से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, तो मिल के उपयोगितावाद को देखते हैं। तो मिल ने उपयोगितावाद को इस एक्सट्रीम पर जाके बदल दिया कि कैसा कहा जाता है कि मिल वो पीटर था जिसने अपने मास्टर को ही नकार दिया। तो बेसिकली बेंथम क्या कहता है कि जो सुख का या दुख का आधार क्या हो जाना चाहिए, हाँ, हम सुख और दुख को माप सकते हैं और हम सभी जो हमारे सुख हैं वो अनुभूतियों पर बेस्ड है। लेकिन जो मिल है ये बोलता है कि सभी सुखानुभूतियां समान नहीं होती हैं, जबकि बेंथम क्या कहता है कि सभी सुखानुभूतियां समान होती हैं। चाहे हम पुष्पिंग खेलें या पोएट्री करें, दोनों की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ प्लेजर दोनों समान होती हैं। जुआ खेलने में उतना मजा आता है और पोएट्री करने में रोम का इतिहास लिखने में वही मजा आ रहा है। लेकिन जो मिल है वो कहता है कि सभी सुखानुभूतियां समान नहीं होती हैं। एक संतुष्ट सुअर, अगर कोई एक सुअर जो कि संतुष्ट है, उसकी बजाय एक असंतुष्ट मनुष्य ज्यादा बेहतर है। एक संतुष्ट सुअर की बजाय एक असंतुष्ट मनुष्य ज्यादा बेहतर है। और एक संतुष्ट व्यक्ति की जगह एक संतुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एक सुअर को जो सेटिस्फाई करेगा वो एक व्यक्ति को सेटिस्फाई नहीं करता, और जो सेटिस्फेक्शन सुकरात का होगा वो एक व्यक्ति जो साधारण व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, लेमैन है, उसका जो सेटिस्फेक्शन होगा, उसका जो सुखानुभूति होगी वो डिफरेंट होगी, और सुकरात की जो सुखानुभूति होगी वो डिफरेंट होगी। तो यही है कि सभी सुखानुभूतियां समान नहीं होती। हम देश के लिए जान दे दें, फॉर एग्जाम्पल हम दधीची का उदाहरण अगर दें तो उसने अपने पूरे शरीर को दान कर दिया। कर्ण की बात है, कर्ण की अगर हम उदाहरण लें, इन्होंने अपने शरीर तक का दान कर दिया देश के लिए। जो फौजी हैं वो बलिदान दे देते हैं, तो ये क्या इससे किसी व्यक्ति को सुख मिलता है? नहीं। लेकिन जो एक देश प्रेम की भावना है वो एक अलग चीज होती है, उसकी संतुष्टि को आप, तो वो संतुष्टि सभी जो सुखानुभूतियां हैं वो समान नहीं हो सकती हैं। दूसरा, सुख 2 प्रकार के हो सकते हैं सुख। एक तो नैतिक जिसमें हम और एक आध्यात्मिक, एक नैतिक और एक आध्यात्मिक। तो नैतिक सुख क्या है? हम देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं, दस्यु और कर्ण ने अपना शरीर दे दिया, तो ये जो नैतिक है ये सुख अलग चीज है। फिर आध्यात्मिक सुख, तो आध्यात्मिक सुख स्पिरिचुअल सुख भी होता है जो कि अलग डिफरेंट लेवल का होता है। फिर जो नेक्स्ट बात कहता है जो मिल है कि सुख कलन, जो फिलोसफिक कैलकुलस जो बेंथम ने डेवलप किया है, उसका भी कोई औचित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सुखों की गणना संभव ही नहीं कर सकते हैं। सुखों की गणना हम नहीं कर सकते हैं। सुख, फॉर एग्जाम्पल आप गजल सुन रहे हैं, अब गजल सुनने में आपको आनंद आ रहा है, अब आप कैसे मापेंगे कि 1 किलो का मजा आ रहा है कि 10 किलो का मजा आ रहा है? उसको आप माप नहीं सकते हैं। तो सुखों की गणना ये पूरी बकवास है, ऐसा मिल मानता है। तो ये थोड़ा सा इसमें देखते हैं उपयोगितावाद में क्या संशोधन किया था मिल ने। तो बेंथम का उपयोगितावाद तर्क बुद्धिवादी दृष्टिकोण व सत्ताधीश लोगों या बहुसंख्यक वर्ग के अन्य अनर्थकारी स्वार्थी यानी सिनिस्टर इंटरेस्ट पर आधारित है। बेंथम संसद के वार्षिक अधिवेशन, गुप्त मतदान व निर्वाचित प्रतिनिधियों के ठीक से कार्य न करने पर वापसी का समर्थन करता है। मिल ने बेंथम के तर्क बुद्धिवाद व अनर्थकारी दुष्प्रभाव तो ग्रहण किया, पर गुप्त की बजाय खुले मतदान का समर्थन किया। जे.एस. मिल ने बेंथम के मात्रात्मक या यांत्रिक फार्मूले पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री को नकार दिया था। कहा कि मैं वह पीटर हूं जिसने अपने मालिक को मना कर दिया। बेंथम ने फ्रांसीसी उपयोगितावादियों द्वारा वर्णित मानव प्रकृति का सरल चित्रण किया, जबकि मिल ने
ह्यूम के परिष्कृत उपयोगितावाद का अनुसरण किया। बेंथम ने जहाँ सुख, प्लेजर व हैप्पीनेस को एक समान माना है, वहीं मिल ने दोनों को अलग-अलग बताया। बेंथम के सुखों की मात्रात्मक समानता के विरुद्ध मिल ने कहा है कि सभी सुखानुभूतियां उसी प्रकार एक समान नहीं होती हैं, जैसे सुकरात का असंतोष किसी सुअर या मूर्ख व्यक्ति के संतोष की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। प्रसन्नता यानी हैप्पीनेस व सुख, प्लेजर में अंतर है। तो हैप्पीनेस हैप्पीनेस की बात कौन करता है? अरस्तु बात करता है, अरस्तु बात करता है, प्लेटो बात करता है, प्लेटो बात करता है। जब हम अपनी सोल सर्चिंग करते हैं, जब हम खुद को जानते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं, तो वो प्रसन्नता है, यूडेमोनिया है। हम अपना टिलोस प्राप्त कर लेते हैं, वो है यूडेमोनिया। और प्लेजर, प्लेजर तो हम जुआ खेल के, शराब पी के भी प्लेजर प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या उनमें और है ना, अपना टिलोस, अपना औचित्य प्राप्त करना, अपने जीवन का ध्येय प्राप्त करना और दारू शराब पी के मजा लेना, क्या दोनों एक समान है? कभी नहीं हो सकते। जैसमिल के अनुसार विवेक की कार्य स्वायत्ता और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता या कविता का आनंद किसी भी इंद्रिय जन्य सुख से बेहतर होता है। मिल के अनुसार सुखों में मात्रात्मकता के साथ साथ गुणात्मकता का भी अंतर होता है। अतः मिल का प्रसिद्ध कथन है कि एक संतुष्ट सुअर की बजाय असंतुष्ट सुकरात ज्यादा अच्छा है। मिल के अनुसार सुख दो प्रकार के होते हैं, एक नैतिक या आध्यात्मिक सुख, तो ये उच्चतर सुख होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कविता का पाठन करना, नैतिक सुख ये है, कविता का पाठन करना। भौतिक सुख दूसरा होता है, भौतिक सुख ये निम्नतर सुख होते हैं, जैसे पुष्पिन या कि दारू पीना या कि शराब खेलना, शराब पीना, ये भौतिक सुख है और ये निम्नतर है, निचले स्तर के सुख है। मिल का मानना है कि सुख कलन यानी फिलोसफिक कैलकुलस नहीं किया जा सकता है। सुखों को वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं नापा जा सकता है। वेपर उपयोगितावाद पर लगाए गए आरोपों से उसकी रक्षा करने की इच्छा से मिल ने संपूर्ण उपयोगितावाद को ही फेंक दिया था। मिल द्वारा उपयोगितावाद में परिवर्तन, तो मिल एक सुअर के समान संतुष्ट होने से एक मानव के समान असंतुष्ट होना बेहतर है। एक संतुष्ट मूर्ख से एक असंतुष्ट सुकरात बेहतर है। इसका तात्पर्य है कि बौद्धिक व नैतिक खुशियां शारीरिक सुखों से बेहतर होती हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि फिलोसफिक कैलकुलस यानी सुख कलन अजीबोगरीब है, क्योंकि खुशियों का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव या मात्रात्मक मापन संभव नहीं है। और मिल स्वयं कहता है कि मैं वह पीटर हूँ जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता। मिल के अनुसार सुखों में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भेद भी होता है। सुखों का मापन संभव नहीं है और उपयोगिता का आधार नैतिकता है, भौतिक सुख नहीं। अब हम देखते हैं कि मिल व्यक्तिवादी थे या समाजवादी थे। तो मिल प्रथम व्यक्तिवादी व अंतिम उपयोगितावादी था। हालांकि वह शुरू में नकारात्मक उदारवादी था, पर जीवन के अंतिम दौर में सकारात्मक उदारवादी हो गया तथा राज्य द्वारा युक्ति संगत हस्तक्षेप का समर्थन करने लगा। पर फिर भी उसने सामंतवाद की आलोचना की, ना कि पूंजीवाद पर नियंत्रण की वकालत की। वे ट्रेड यूनियनों एवं हड़तालों के अधिकार के समर्थक जरूर थे। अब ये मिल देखा ना कि ये सामंतवाद की आलोचना करता है। ये सामंतवाद, उस समय ये सामंतवाद की बात कर रहा था, जब इसका समय तो पूंजीवाद का था, इसका समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, फिर भी ये सामंतवाद की वकालत करता था। तो क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि तुम क्या पीछे की बात को लिए पकड़े हो। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन के फेबियन वादी मिल के समिष्टवाद यानी हल्का फुल्का राज नियंत्रण से प्रेरित है, ना कि मार्क्स के साम्यवाद। जो ब्रिटेन के फेबियन वादी हैं, ये मिल के समिष्टवाद यानी हल्के फुल्के राज नियंत्रण से प्रेरित है, ना कि मार्क्स के साम्यवाद से, जहाँ पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण या राज्य को वितरा भी हो जाता है। बार्कर मार्क्स नहीं, मिल ही इंग्लिश समाजवाद यानी फेबियनवाद का प्रारंभिक बिंदु है। बार्कर ने जे.एस. मिल को व्यक्तिवादी व समाजवादी युग को जोड़ने वाली कड़ी बताया। एबेंस्टीन मिल ने अपने जीवन का प्रारंभ उपयोगितावाद के रूप में तथा अंत समाजवादी के रूप में किया है। तो मिल ने अपने जीवन का आरंभ टोटलिटेरियन के रूप में किया और उसका जो अंत हुआ वो एक सोशलिस्ट के रूप में हुआ। मिल महिला समानता, महिला मताधिकार व महिलाओं के संपत्ति अधिकार का कट्टर समर्थक था। मिल जीवन के अंतिम वर्षों में नकारात्मक उदारवाद से समाजवाद की ओर झुक गया था। अपनी ऑटोबायोग्राफी में वह लिखता है कि पहले मैं लोकतंत्र समर्थक था, बिल्कुल भी समाजवादी नहीं था। अब मैं पहले की अपेक्षा कम लोकतांत्रिक और ज्यादा समाजवादी हूँ। मिल ने परंपरागत उदारवाद का चेहरा थोड़ा मानवीय किया, जिसे बाद में टी.एच. ग्रीन ने और ज्यादा कल्याणकारी बनाया था। मिल के राज्य संबंधी विचार, तो मिल के अनुसार राज्य स्वार्थ की अपेक्षा मानव इच्छा का परिणाम अधिक है। मिल ने राज्य को यांत्रिक बताया है यानी ये मैकेनिकल है। मिल के अनुसार राज्य का विकास हुआ है, लेकिन यह विकास जड़ वस्तुओं की भांति नहीं, जबकि बल्कि चेतन वस्तुओं की भांति हुआ है। तो ये जड़ वस्तुओं की भांति इसका विकास नहीं, बल्कि चेतन जो लाइव चीजें होती हैं उनके हिसाब से इसका विकास हुआ है। मिल ने पहली बार कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक प्रतिपादन किया। यह विचार
प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 के चौथे संस्करण 1868 में आया। मिल ने पहली बार राज्य की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप को स्वीकार किया, यानी इंटरफेरेंस को स्वीकार किया। मिल राज्य के सकारात्मक पक्ष की चर्चा करता है और कहता है कि व्यक्ति के विकास हेतु कुछ स्थितियों में राज्य का हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है। मिल के अनुसार राज्य का संविधान ऐसा होना चाहिए जिसमें नागरिकों के सर्वोच्च नैतिक व बौद्धिक गुणों का विकास हो सके। मिल संविधान एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति को बुद्धि तथा ईमानदारी के समान स्तर पर लाया जा सकता है और समाज के अधिक बुद्धिमान सदस्य को शासन कार्य में लाया जा सकता है और उसमें अधिक प्रभाव प्रदान किया जा सकता है जो अन्य किसी संगठन में नहीं हो सकता, जो अन्य किसी संगठन में हो सकता है। राज्य के रचनात्मक और निषेधात्मक दोनों कार्य हैं। तो राज्य के क्रिएटिव कार्य भी हैं, कंस्ट्रक्टिव कार्य भी हैं और निगेटिव कार्य भी हैं। तो राज्य लोगों को रोटी कपड़ा मकान भी देगा और निगेटिव कार्य यानी लोगों की सुरक्षा भी करेगा, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करेगा। मिल्स में विशेष देख लेते हैं। तो मिल ने पहली बार कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक प्रतिपादन किया। तो कभी कभी पूछा जाता है कि मिल निगेटिव लिबर्टी का समर्थक है कि पॉजिटिव लिबर्टी का समर्थक है। तो यहाँ पर आप इसको पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये ट्रांजिटरी थिंकर है। मतलब कि ये निगेटिव लिबर्टी से है ना, पहले क्या कहता है कि मैं पहले लोकतंत्रवादी था, बाद में मैं कम लोकतंत्रवादी और ज़्यादा समाजवादी हूँ। तो ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ा है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसमें देख के लगाइएगा। मिल ने पहली बार कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक प्रतिपादन किया। मिल ने हस्तक्षेपवादी राज्य के बजाय हस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन किया है। मिल ने कल्याणकारी राज्य के विचार प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में दिए हैं। मिल डी टॉकविले की रचना डेमोक्रेसी इन अमेरिका से अत्यधिक प्रभावित था और उसका जो कॉन्सेप्ट था टायरनी ऑफ मेजोरिटी, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था कि कहीं जो भीड़ तंत्र है, मोबोक्रेसी है, उसका ही राज ना हो जाए। इसके लिए ही अरिस्टोक्रेटिक प्रिंसिपल ये लाता है डेमोक्रेसी में और इसीलिए इसे रिलक्टेंट डेमोक्रेट यानी अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा जाता है। मिल अगस्ट कॉम्टे के विचारों से भी प्रभावित था। मिल की रचना ऑन लिबर्टी की तुलना जॉन मिल्टन के लेख एरोपेगेटिका आई स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड से की है। मिल का ग्रंथ द सिस्टम ऑफ लॉजिक न्यायिक अनुसंधान में एक युग क्रांति सूचक है। वह भारतीय संस्कृति के बारे में पिता के निराशावादी रुख से प्रभावित था। मिल ने कहा है कि चीन और भारत ने शुरू में उच्च सभ्यता विकसित की थी, लेकिन अभी वे परंपराओं में दबे हुए हैं और व्यक्तिवाद व तर्कवाद जैसे प्रश्नों से अछूते हैं। गैर यूरोपीय विश्व के बारे में मिल हेगल और मार्क्स के विचारों में बहुत कम अंतर था और वे सभी यूरो केंद्रित थे, यानी यूरोसेंट्रिक थे, यानी उनके विचार यूरोप को ही महान बताने में लगे हुए थे और यूरोप से बाहर वो सोच ही नहीं पा रहे थे। मिल ने प्रगतिशील करारोपण का समर्थन किया है, यानी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात की है, जो आज हमारे अर्थव्यवस्था की प्रमुख रीढ़ की हड्डी है। समाज में विषमता का मूल कारण मिल ने समंती अवस्था को बताया है। हालांकि हमने पहले भी देख चुका है कि इसके समय तक जो समंती व्यवस्था है वो खत्म हो चुकी है। मिल के अनुसार शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली वह है जो नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हो और नागरिकों को अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान कराने में सर्वसाधारण की सेवा करती है और नागरिकों के चारित्रिक एवं भौतिक विकास के प्रयास करती है। मिल के अनुसार समान अधिकार, सार्वजनिक मताधिकार, जनतंत्र व आज़ादी शर्तपूर्ण अधिकार हैं। ये उन्हीं को मिलेंगे जिनमें आत्मनियंत्रण व सार्वजनिक भलाई के गुण होंगे। मिल के अनुसार मतदान एक जन आस्था है जो जनता की आंखों व आलोचना के सामने होना चाहिए, इसलिए ये खुले मतदान के समर्थन करता है, खुले मतदान का। फिर एडमंड बर्ग के समान मिल भी भारत में धार्मिक रीति रिवाजों में दखल देने के विरुद्ध था। मिल विक्टोरियन समाज की परंपराओं और उदासीनता के आलोचक थे। विक्टोरियन समाज हमने देखा भी था, विक्टोरियन समाज की जो क्या थी, पॉम्प एंड शो, दिखावा करना, फिर जो स्त्रियां हैं उनका जो मूल्य था वो उनकी कमर से नापा जाता था। मिल ने उदार सिद्धांतों को न सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र में बल्कि निजी क्षेत्र में भी लागू किया। अब हम मिल व बेंथम की जो तुलना है उसको देख लेते हैं। तो बेंथम और मिल, स्वतंत्रता बेंथम के लिए सुख प्राप्ति का एक साधन है। तो स्वतंत्रता एक टूल है जिससे हम सुख प्राप्त करेंगे, जबकि मिल के लिए स्वतंत्रता साधन नहीं, ये साध्य है, अपने आप में गोल है, अपने आप में ये एंड है। बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक भेद करता है, तो ये केवल क्वालिटेटिव
ना, पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री, मतलब कि ये सुखों में केवल मात्रात्मक भेद करता है, जबकि मिल सुखों में मात्रात्मकता के साथ साथ गुणात्मकता का भी भेद करता है। यानी सुख ना केवल क्वालिटेटिव होते हैं बल्कि क्वांटिटेटिव भी होते हैं, ना केवल क्वांटिटेटिव होते हैं बल्कि क्वालिटेटिव भी होते हैं। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल का सिद्धांत का समर्थन करता है, कौन? मिल। जबकि ये बहुल या भारित मतदान का समर्थन करता है, यानी प्लूरल वोटिंग का समर्थन करता है मिल। ये सार्वभौमिक बस मताधिकार का समर्थन करता है पर स्त्री मताधिकार का विरोध करता है। क्यों? क्योंकि इसका मानना था कि अभी ब्रिटेन का समाज उतना ज़्यादा विकसित नहीं है कि ये स्त्री क्योंकि जो मताधिकार है उसको स्वीकार कर सके। ये सार्वभौमिक मताधिकार का समर्थन नहीं लेकिन स्त्री मताधिकार का समर्थन करता है। सार्वभौमिक मताधिकार का समर्थन नहीं करता है, क्यों? क्योंकि ये कहता है ना कि कर 3-4 शर्तें बेसिकली थोपता है। एक तो कर की शर्त थोपता है, दूसरा ऐसे व्यक्ति जो पेंशन भोगी हैं या जो रोजगारी भत्ता ले रहे हैं उनको भी नहीं देगा ये, और तीसरा जो पागल किस्म के लोग हैं या दारूबाज टाइप के लोग हैं उनको भी ये, है ना, जो अनैतिक टाइप के लोग हैं उनको भी ये मतदान देने का समर्थक नहीं है। फिर ये जो बेंथम है ये एक सदनी व्यवस्था व लॉर्ड सभा की समाप्ति का समर्थक करता है, जबकि जो मिल है ये द्विसदनात्मक व्यवस्था का समर्थक है और लॉर्ड सभा के संगठनात्मक ढांचे में सुधार का पक्षधर है। लॉर्ड सभा को ही बनाए रखना चाहता है, इसीलिए इसे रिलक्टेंट डेमोक्रेट भी कहा जाता है। अल्पसंख्यकों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व हेतु कोई योजना नहीं है इसके लिए, लेकिन अल्पसंख्यकों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व हेतु ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को सुझाता है। ये संरचनात्मक लोकतंत्र यानी प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का समर्थक है, और जो मिल है ये डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी का समर्थक है। उपयोगितावाद का आधार भौतिक सुख है, उपयोगितावाद का आधार नैतिक सुख को मानता है, नैतिक सुख को मानता है। फिर बेंथम का मानना था कि सुखों का मापन संभव है, जबकि मिल का मानना था कि सुखों का मापन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि गजल सुनने से आपको आनंद आ रहा है, अब आप इसको माप नहीं सकते। फिर जो महत्वपूर्ण कथन है, तो स्ट्रॉसी क्या बोलता है मिल के बारे में कि मिल की मृत्यु मताधिकारियों के लिए बहुत बड़ी हानि थी। उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण हिमायती खो दिया। वे उसके सलाहकार, मित्र व हिमायती थे और कोई भी अन्य उसकी जगह नहीं ले पाया। सिबली के अनुसार मिल सांस्कृतिक सापेक्षता की बात करता है। विलियम ग्लैडस्टोन ने मिल को द सेंट ऑफ रैशनलिज्म कहा है। लिंडसे ने मिल की स्वतंत्रता को सकारात्मक स्वतंत्रता माना है, क्योंकि जो एक उचित सीमा तक समाज के नियंत्रण में रहकर विकसित होती है। लिंडसे के अनुसार मिल का राज्य एक कृत्रिम राज्य है, और बार्कर ने प्रतिनिधि सरकार पर लिखे निबंध को आध्यात्मिक लोकतंत्र की व्याख्या माना। दोस्तों, यहाँ से हम मिल को समाप्त करते हैं, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।